गुड इवनिंग गाइस। सो आज हम PT 365 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की मैगजीन को फाइनली कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए अब इसका टॉपिक देखते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये जो लेटेस्ट एडिशन है ना परसेप्शन इंडेक्स का, किसने रिलीज़ किया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये कौन? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल NGO है। ये क्या करता है? रिलीज़ करता है इसको, और ये 1995 से एनुअली रिलीज़ करता है। ये 180 कंट्रीज़ को रैंक करता है और वो देखता है कि किसके पब्लिक सेक्टर में कितना करप्शन है, उसके लेवल पे करता है। ये 0 to 100 का स्केल यूज़ करता है, जिसमें अगर 0 जिसका स्कोर है इसका मतलब वो कंट्री हाईली करप्ट है, और जिसका स्कोर 100 है इसका मतलब वो बिल्कुल क्लीन है। मैक्सिमम जो 2/3 कंट्रीज़ है ना, उनका रैंक 50 से कम ही है। इसका मतलब देख लो कि वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा करप्शन प्रिवेल करती है, और एवरेज स्कोर कितना 43 आया है। हाइलाइट्स के डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ये सब टॉप पे हैं। उसके बाद फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन एंड स्विट्ज़रलैंड, ये टॉप 10 में है। यूरोपियन कंट्रीज ऑलवेज ऑन द टॉप। जो सोमालिया है वो लास्ट में आई है, जबकि जो साउथ सूडान है और सीरिया वो उनके मतलब कि सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट है। इंडिया की 2 पोजीशन स्लिप हुई है और वो 80th रैंक पे आया है। ये आपको पता ना, चाहिए स्लिप हुई है मतलब ड्रॉप हुई है। और इसका स्कोर, जबकि स्टडी 41 है, स्कोर उतना ही रहा है। पिछले साल में इसका 41 रैंक था, लेकिन जब उसकी पोजीशन 78 होगी, इस बार इसका रैंक 80 हो गया, लेकिन पोजीशन उतना ही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? ये इंटरनेशनल NGO है। ये बर्लिन जर्मनी में 1993 से है, विद मोर देन 100 नेशनल चैप्टर्स वर्ल्ड वाइड। ये गवर्नमेंट के साथ वर्क करता है, बिजनेस, सिविल सोसाइटी के साथ, ठीक है। ये और क्या पब्लिश करता है? ग्लोबल करप्शन पैरामीटर और ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। बस ये हमने किया है। अगर आप मेरी मई की मैगजीन कर रहे हो तो पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर इस पे था, 1 नेशन 1 राशन कार्ड पे। ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को डेडलाइन दे दी थी 30 जन 2020 की, सब अपनी स्टेट्स में 1 नेशन 1 राशन कार्ड का सिस्टम अप्लाई कर लो। राशन कार्ड क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट हमें देती है, जिससे हम अपना जो PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हम वहाँ से अपना फेयर प्राइस शॉप से कुछ असेंशियल कमोडिटीज़ को क्या परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट क्या करती है? डिस्टिंक्टिव अलग अलग कार्ड्स देती है, मतलब BPL वालों को अलग कलर का देती है, APL वालों को अलग, अंत्योदय फैमिली वालों को अलग देती है, ठीक है। जो BPL के मतलब उनको ब्लू कार्ड देती है, और जिस वजह से उनको स्पेशल सब्सिडीज़ प्रिवेल होती है। प्रूफ क्या? आइडेंटिफिकेशन का। ये जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ये एक तरह का प्रूफ होता है, मतलब कि आप राशन कार्ड को एज अ प्रूफ भी यूज़ करते हो, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ भी कई जगह। अब बैकग्राउंड का रिकमेंडेशन किसने दिया था? ये परथा मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप है माइग्रेशन पे। इसने कहा था कि हमें PDS सिस्टम की पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। अभी क्या है कि आपके पास अगर BPL कार्ड है, और आप ये सिस्टम का फ़ायदा तभी उठा सकते हो अगर आप परमानेंटली वहीं रह रहे हो, तो वहीं की फेयर प्राइस शॉप से सामान खरीद सकते हो। अब 1 नेशन 1 राशन कार्ड सिस्टम से क्या हो? अगर आप टेम्परेरी कहीं और रह रहे हो, ठीक है, तो आप वहाँ की भी किसी फेयर प्राइस शॉप से भी क्या ले सकते हो? सामान, राशन ले सकते हो, ठीक है। तो यही सबसे अच्छा फ़ायदा है। इस वजह से हमने ये परथा मुखोपाध्याय ग्रुप था जिन्होंने ये रिकमेंड किया था। अभी जो इंटरस्टेट असेस है, इंटरस्टेट अभी कहाँ कहाँ असेस है ऑलरेडी? आंध्र प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में अभी ये प्रिवेल करता है। इंटरस्टेट क्या है कि एक स्टेट के अंदर भी कभी बंदा किसी डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, या कुछ भी हो जाता है, माइग्रेट करना पड़ जाता है, तो वहाँ पे वही फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। अब स्कीम क्या है? ये ताकि बेनिफिशरी सब्सिडाइज फूड ग्रेन खरीद सके किसी भी राशन शॉप से, कंट्री किसी भी। इसमें राशन कार्ड को आधार के साथ लिंकेज होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए। और पर्सन तभी एलिजिबल होगा सब्सिडी के लिए अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर हम क्या देते हैं? सब्सिडीज़ देते हैं, ठीक है। माइग्रेंट को अलाउ है, लेकिन अगर वो किसी दूसरी जगह से, किसी दूसरी फेयर प्राइस शॉप से ले रहा है, तो वो 50% फैमिली कोटा ही ले सकता है, पूरा फैमिली कोटा नहीं ले सकता। इसके लिए कोई भी नए राशन कार्ड नहीं यूज़ होंगे, जो पुराने राशन कार्ड हैं वही रहेंगे, वैलिड रहेंगे, ठीक है। एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया था। ये क्या है? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, अंडर किसके? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव क्या था? कि नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी कर सके फूड ग्रेन प्रोडक्शन की। क्रिएशन ऑफ नेशनल लेवल रिपोजिटरी फॉर डी डुप्लीकेशन, ताकि बेनिफिशियरी डाटा की डी डुप्लीकेशन हो, मतलब डुप्लीकेट ना हो, ठीक है। कुछ एडवांस डाटा टेक्निक्स यूज़ करेगा ताकि हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। एनिमी प्रॉपर्टी। अब एनिमी प्रॉपर्टी क्या है? सेंटर ने एक कमेटी फॉर्म करी है और एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को बुलाया है ताकि हम एनिमी प्रॉपर्टी को क्या कर सकें? सेल कर सकें। एनिमी प्रॉपर्टी क्या है? जब भी कोई नेशन वॉर पे जाता है तो क्या करते हैं हम? उस कंट्रीज़ की जो प्रॉपर्टी है उसको सीज़ कर लेते हैं, और उसी
प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एलियन प्रॉपर्टी या एनिमी प्रॉपर्टी। एग्जांपल देख लेते हैं। 1962 में जब इंडो चाइना का वार हुआ था और 1965 और 17 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो गवर्नमेंट ने जो इंडिया में रहने वाले चाइना और पाकिस्तान के सिटीजन्स थे उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनको सीज कर लिया था, एक्वायर कर लिया था अंडर द डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट। किसके अंडर? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। अब वो जो एनिमी प्रॉपर्टी है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया। ये ऑफिस किसके अंडर? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। अब जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 वो डिफाइन करती है एनिमी वो कंट्री है जिसने इंडिया में मतलब कि वॉर किया, एक्सटर्नल एग्रेशन किया, जैसे इंडिया और पाकिस्तान और चाइना। अब इसमें क्या है, एनिमी की डेफिनेशन को एक्सपेंड करके एनिमी सब्जेक्ट भी रख के एनिमी की फर्म भी ऐड किया। अंडर एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2017 में जब हमने अमेंड किया था इस एक्ट को, तो इसमें एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी फर्म को भी थे। इसमें ये क्या था, अगर कोई भी लीगल हीयर है, सक्सेसर है एनिमी प्रॉपर्टी का जो कि इंडिया का सिटीजन है, वो भी इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकता। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी किसकी जाएगी? ये उस पर ही जाएगी, गवर्नमेंट के पास ही जाएगी। ठीक है, ये प्रोहिबिट करते हैं इंडियन सिटीजन को, जो भी इसका लीगल हेयर है, कि वो इनहेरिट नहीं कर सकते। मैंने आपको बोल चुकी हूँ। जो कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल के बाद ही इसको एनिमी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। ये सिविल कोर्ट को प्रोहिबिट करती है कि इससे रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो या डिस्प्यूट्स हैं वो नहीं सुनेगा। ठीक है, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया क्या है? ये ऑफिस है जो 1939 में सेटअप किया है, जो कि एनिमी प्रॉपर्टी से डील करता है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जो लीगल स्टेटस था ऑफिस का उसको एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत दिया था। ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फ्रीडम फाइटर डिवीज़न। इसकी जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में और इसके 3 ब्रांच ऑफिस है मुंबई, कोलकाता, लखनऊ में है। जो एक कस्टोडियन है CEPI वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है अंडर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट और ये सिविल कोर्ट की तरह काम करती है अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। अभी यूपी कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि वो कमिश्नर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेगी यूपी की 2 सिटीज़ में, लखनऊ में और नोएडा में। देखो अभी क्या है, ड्यूअल सिस्टम और कमिश्नर सिस्टम में हम थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ड्यूअल सिस्टम में क्या होता है, पुलिस के ऊपर 2 जनों का कंट्रोल होता है। ठीक है, अगर तो जो हेड होता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का वो तो SP होता है, और जबकि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। मतलब कंट्रोल और डायरेक्शन 2 अलग हाथ में होता है। लेकिन कमिश्नरेट सिस्टम में क्या होता है, जो कमांड और यूनिफाइड वो दोनों एक के हाथ में होते हैं, जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, जिसका रैंक क्या होता है, DIG से ऊपर ही होता है, या उसके जितना होता है। मेरा रैंक ऑफ द DIG को यह है कि वो कमांड कर सके पुलिस कमिश्नर। अब इसमें क्या है, जो डुअल सिस्टम में क्या होता है, पावर का सेपरेशन होता है। जो DM है वो काम करता है इश्यूज अरेस्ट वारंट, जो भी अरेस्ट वारंट वगैरह या लाइसेंस के रिगार्डिंग जो डील्स हैं, मैटर है, उनसे डील करता है। और पुलिस का क्या काम है, वो क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करती है और अरेस्ट करती है। इसलिए जो पुलिस के पास ना पावर कम बची रहती है और ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी DM की होती है। लेकिन जो ये कमिश्नरेट सिस्टम है इसमें क्या है, जो पावर ऑफ पुलिस एंड मजिस्ट्रेसी कमिश्नर को दे दी गई है। ठीक है, और वो डायरेक्टली अकाउंटेबल है स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट पुलिस चीफ को। इस वजह से हमने लेसर अकाउंटेबिलिटी दी है लोकल एडमिन, और इससे हमने DM को उसके वर्कलोड से थोड़ा रिड्यूस कर दिया है। इस ड्यूअल मेथड में क्या होता है, जो SP उसको असिस्ट कौन करता था, एडिशनल असिस्टेंट डिप्टी SP या इंस्पेक्टर या कांस्टेबल। लेकिन कमिश्नर को यहाँ पे कौन असिस्ट करता है, स्पेशल ज्वाइंट एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोई भी कर सकता है, जो भी इंस्पेक्टर डाउनवर्ड्स रैंक स्ट्रक्चर इज द सेम। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं ब्रू कम्युनिटी। अब ये क्या है, ब्रू कम्युनिटी एक्चुअली एक ट्राइब है जो कि मिजोरम और त्रिपुरा की है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, जो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो ब्रू ट्राइब के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन लोगों ने एक क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया जिसमें रेफ्यूजी क्राइसिस हो रखा था, उसको सेटल किया है। अब क्या, जो ब्रू की कम्युनिटी है वो मेनली नॉर्थ ईस्ट में रहती है, मेनली त्रिपुरा और मिजोरम या कुछ साउथर्न असम में। 1997 में क्या था, इनके अंदर एथिक क्लैशेस हुए थे मिजोरम में, जिस वजह से जो 34,000 ब्रूज थे वो मिजोरम से जाके कहाँ पे अकोमोडेट होकर त्रिपुरा के कुछ रिलीफ कैंप्स में, त्रिपुरा में ब्रू कम्युनिटी को ही हम रियांग कम्युनिटी बोलते हैं। वहाँ पे वो एक न्यू एग्रीमेंट में आए और उन्होंने बोला कि ब्रू रेफ्यूजीज़ को त्रिपुरा में सेटल किया जाएगा। अब न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि ब्रू रेफ्यूजीज़ त्रिपुरा में रहेंगे, लेकिन हमें गवर्नमेंट क्या करेगी, उन्हें रिहेबिलिटेट करेगी और उन्हें वन टाइम कुछ हेल्प देगी। जैसे हर फैमिली को एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड दे दिया, उनको ट्राइबल स्टेटस का ग्रांट दे दिया, वोटिंग राइट्स दे दिए और वन टाइम कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दी, जिससे वो अपना कुछ काम कर सकें आगे। मिजोरम गवर्नमेंट और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, जो आइडेंटिफाई करेगी ब्रू रेफ्यूजीज को, वेरीफाई करेगी एज पर द 1997 इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द मिजोरम। समझ आ गया ब्रू कम्युनिटी का मटेरियल क्या था।
डेमोक्रेसी इंडेक्स की कौन पब्लिश करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। कहीं से याद रखना। इसमें 165 इंडिपेंडेंस है तो 2 टेरिटरीज़ को ये क्या करता है? रैंक करता है। ये क्या चेक करता है कि कैसी इलेक्टोरल प्रोसेस है किसी भी कंट्री में, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसी है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसा है, पॉलिटिकल का स्ट्रक्चर कैसा है, सिविल लिबर्टीज़ कैसी है, मतलब लोगों पे कितनी आज़ादी है। 0 से 10 के बीच में स्कोर करता है। ये क्या करता है? देखो, इसने 4 डिवीज़न में बांटी हुई है डेमोक्रेसी में। फुल डेमोक्रेसी में 22 कंट्रीज़ हैं, फ्लॉट डेमोक्रेसी में 54 कंट्रीज़ हैं, हाइब्रिड में 37 और अथॉरिटेरियन डिज़ाइन में 54 कंट्रीज़ हैं। कहीं में क्या ना, कई कंट्रीज में डेमोक्रेसी तो है लेकिन वहाँ पे तानाशाही है, टोटलिटेरियन है, ठीक है। वही नॉर्वे, आगे यूरोपियन कंट्री, नॉर्डिक कंट्रीज़ में ओनली नॉर्डिक कंट्रीज़ आती हैं। नॉर्वे ने टॉप किया इंडेक्स में, जबकि नॉर्थ कोरिया ने बॉटम से टॉप किया। इंडिया का 10 प्लेस ड्रॉप किया, डाउनग्रेड की है अपनी, और इसका जो अब रैंकिंग 51st प्लेस पे है। मतलब ये कितनी कंट्रीज़ को करता है? 165 कंट्रीज़ में से हमारा इंडिया का रैंक कितना है? 51st प्लेस आया। और जो पिछली बार इसका स्कोर 2018 में 7.23 था, अब इसका स्कोर कितना हो गया? 6.90 हुआ, मतलब कि हमारा कम हुआ है डेमोक्रेसी में। इंडिया का जो कैटेगराइज है फ्लोर डेमोक्रेसी में हम आते हैं। इसका मतलब है कि हम फ्री और फेयर इलेक्शन तो होल्ड करते हैं और सिविल लिबर्टीज़ भी हैं लोगों के पास, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट वीकनेस है हमारे डेमोक्रेसी में। कुछ गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, कुछ अंडर डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर है हमारा, और लो लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम लोगों की पार्टिसिपेशन है। नेक्स्ट करते हैं सेंट्रल एडवर्स लिस्ट। अब सेंट्रल एडवर्स लिस्ट है क्या, ये हम देखते हैं। पहली बार अभी क्या है कि सेंटर ने कुछ नेम को रिमूव किया है, किसमें? सेंट्रल एडवर्स लिस्ट में से, ब्लैक लिस्ट है एक तरह से। 312 सिख फॉरेन नेशनल्स थे जिनका नाम था सेंट्रल एडवर्स लिस्ट में, उसका नाम रिमूव कर दिया। सेंट्रल एडवर्स लिस्ट, ये लिस्ट मेंटेन करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इनमें वो लोग थे जिन्होंने 1984 में खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट किया था, और उसके बाद वो इंडिया में छोड़ के फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर उन्होंने असाइलम ले लिया था। कुछ उन लोगों का नाम है जिनका लिंक है टेररिस्ट आउटफिट्स के साथ, या उन्होंने वीज़ा नॉर्म्स को कुछ वायलेट किया है। तीसरा, वो लोग हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हैं, या जिनके अगेंस्ट जिन्होंने सेक्सुअल क्राइम्स किए हुए हैं, ठीक है, अगेंस्ट चिल्ड्रन, ठीक है, इन द रिस्पेक्टिव कंट्री। अब ये जो हम लिस्ट है वो हम मेंटेन इसलिए करते हैं ताकि ऐसे लोगों को इंडिया आने से रोका जाए, टू स्टॉप द इंडिविजुअल्स फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। दिस इज़ डन, ऐसे हम कैसे करते हैं? उनको वीज़ा ना ग्रांट करके, ठीक है। ये क्यों करते हैं? ताकि हम इंटरनल सिक्योरिटी को अपना मेंटेन करके रखें। यूज टू कीप सीरियस ऑफेंडर्स आउटसाइड इंडिया एट समबडी मे कमिट अ क्राइम इन हिज नेटिव नेशन एंड देन अप्लाई फॉर एन इंडिया वीज़ा टू एस्केप प्रोसिक्यूशन, ठीक है। ये जो लिस्ट है मेंटेन किसके द्वारा की जाती है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल और कुछ स्टेट के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर इस लिस्ट को प्रिपेयर किया जाता है। अब देख लें वक्फ प्रॉपर्टीज़। अब देखो वक्फ प्रॉपर्टीज़ होती क्या? वक्फ प्रॉपर्टी ये है कि भगवान के नाम पे या अल्लाह के नाम पे, मेनली मुस्लिम्स क्या होते हैं, ये भगवान के नाम पे क्या करते हैं? डोनेट दे देते हैं, या कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, टेंगिबल या अनटेंगिबल हो, वो चीज़ देते हैं भगवान के नाम पे, दान दे देते हैं, ठीक है, ताकि किसी गरीब आदमी के या नीडी बंदे के काम आ सके, ठीक है। समझ में आ गई वक्फ प्रॉपर्टी क्या है? रिसेंटली प्रोग्राम क्या है लॉन्च किया गया है जिसमें 100% जियो टैगिंग और डिजिटलाइजेशन होगी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ की अक्रॉस द कंट्री, ताकि हम ये देख सकें जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूटिलाइज़ कर सके, इफेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सके फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। वक्फ प्रॉपर्टी मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी प्रॉपर्टी जो गॉड को दी जाती है बाय अ मुस्लिम अंडर द प्रीमाइस दैट द ट्रांसफर विल बेनिफिट द नीडी। इसमें क्या होता है? मेनली ये डोनेट करते हैं किसी बिल्डिंग को, प्लॉट को या लैंड को, या फिर कोई भी मुस्लिम रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, और कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि वो बाद में रिक्लेम करेंगे, नहीं हमें वापस, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें दान होता है, इसमें कोई वापस नहीं लेता। लेकिन इन जो वक्फ प्रॉपर्टी है ना, ये गवर्न की जा रही है वक्फ एक्ट 1995 के द्वारा, और जो इसका मैनेजर होता है उसे बोलते हैं मुतावली, जो एक सुपरवाइजर की तरह काम करता है। ये एक तरह की ट्रस्ट ये है जो एस्टेब्लिश हुई है अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। लेकिन ये ट्रस्ट जो है ना लेकिन जो ट्रस्ट सेटअप होते हैं वो कुछ ब्रॉडर पर्पस के लिए होती हैं रैदर देन रिलीजियस एंड चैरिटेबल यूज। जो वक्फ प्रोडक्ट जुरिस्डिक्शन पर्सन है जिसके पास पावर है कि वो एक्वायर कर सकता है, प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है, एंड टू ट्रांसफर एनी सच प्रॉपर्टी। हर स्टेट में अपना अलग से वक्फ बोर्ड है। अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखो भैया, स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर किसके? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये सेटअप हुई थी 1964 में। वक्फ एक्ट 1954 इसकी एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है।
क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1964 में हुई थी और अंडर किस मिनिस्ट्री के अंडर है, माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर। जो काउंसिल में कौन कौन लोग, एक चेयरपर्सन है जो कि यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज होगा वक्फ का, और कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी 20 से कम ही मेंबर्स होंगे, नॉट एक्सेडिंग 20, जो अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिलहाल जो एक्स ऑफिस उसके चेयरमैन है वो कौन है, मिनिस्टर ऑफ जो माइनॉरिटी अफेयर्स है ना ऑफ सेंट्रल काउंसिल, वक्फ काउंसिल, वही इसके चेयरमैन है। ठीक है। काउंसिल इज एम्पावर्ड, काउंसिल को एम्पावर्ड है कि वो एडवाइस दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट वक्फ बोर्ड्स को। ठीक है। और ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड, पर्टिकुलर इन देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सर्वे, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, एनरोचमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, एनुअल एंड ऑडिट रिपोर्ट एक्सेट्रा। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं गाइस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की जो वर्डिक्ट दी थी उसमें एक वर्ड अनाउंस किया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, इसका यूज़ किया है। ठीक है। अब इसमें है क्या, ये एक डिक्लेयर करता है कि जो रिलीजियस करैक्टर है प्लेस ऑफ वर्शिप का वो कंटिन्यू रहेगा जैसा वो 15 अगस्त 1947 तक था। ठीक है। इसमें है कि कोई भी पर्सन कन्वर्ट नहीं कर सकता एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियन डिनोमिनेशन इनटू वन ऑफ आर डिफरेंट डिनोमिनेशन और सेक्शन। मतलब जो अभी मैं मंदिर है कहीं या मस्जिद है, ये नहीं कि उसको हटा के कुछ और बिल्डिंग बना दो, तो ऐसा नहीं कर सकता एज़ पर दिस एक्ट। ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन रखता है कि ताकि हम रिलीजियस करैक्टर हर प्लेस ऑफ वर्शिप का मेंटेन कर सकें जैसे वो पहले था। ये डिक्लेयर करता है, जब ये एक्ट आया था ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके डिक्लेयर में उस वक्त क्या था, जो भी ऐसे पेंडिंग केसेस थे जिसमें किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को कन्वर्ट करने की अपील थी, वो सारे केसेस खुद ब खुद क्या हो गए थे, डिसॉल्व हो गए थे। ठीक है। इट डिक्लेयर दैट द ऑल सूट्स, अपील्स और एनी अदर प्रोसीडिंग रिगार्डिंग कन्वर्टिंग द करैक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप विच आर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट विल बी अबेट एज सून एज द लॉ केम। जैसे लॉ फोर्स में आया था वो खुद ब खुद डिसॉल्व हो गए थे। अब इसके अंडर एग्जाम्पशन क्या है, मतलब कब हम इस एक्ट के अगेंस्ट काम कर सकते हैं, क्या एग्जाम्पशन है। देखो, अगर तो जैसे अयोध्या की डिस्प्यूटेड साइट वो खुद ही इस एक्ट से क्या थी, एग्जाम्प्ट थी। दूसरा, अगर वो कोई प्लेस ऑफ वर्शिप वो कवर किया गया हो किसी एंशियंट मॉन्यूमेंट के द्वारा या आर्कियोलॉजिकल साइट्स या रिमेन्स एक्ट 1958 के द्वारा। पेनल्टी क्या है, अगर किसी ने फिर भी ऐसा किया तो सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग उसको मैक्सिमम 3 ईयर्स की पनिशमेंट दी जा सकती है। ठीक है। और साथ में उसे फ़ाइन भी दिया जा सकता है। तो गाइज़, यहाँ पे हमारी PT 365 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गई है। सोशल इश्यूज हम पहले ही कंप्लीट कर सके हैं। देखो, अगर आपका सुजेशन है कि मैम मैं नेक्स्ट कौन सी मैगजीन स्टार्ट करूँ, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वो स्टार्ट कर दूँगी, नहीं तो मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी मैगजीन स्टार्ट कर दूँगी। ओके गाइज़, थैंक यू।